नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सच में हिलाकर रख दिया था। 1857 का विद्रोह। जी हाँ। हमारे पास इस पर काफी गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे इसके पीछे के जो असली कारण थे, ये कैसे फैला, कौन लोग इसमें शामिल थे, क्यों ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया और हाँ, सबसे जरूरी, इसका असर क्या हुआ आगे चलकर। बिल्कुल। और अक्सर इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह दिया जाता है ना। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और ठीक 100 साल बाद 1857 में जो हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये सारों से जो गुस्सा, जो असंतोष इकट्ठा हो रहा था, उसका नतीजा था। मतलब ये सिर्फ फौजियों की बगावत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंग्रेजी राज की जो नीतियां थीं, उनसे परेशान समाज के कई अलग अलग हिस्सों का एक मिला जुला प्रतिरोध था, कह सकते हैं। तो ये आग 100 साल से धीरे धीरे सुलग रही थी। प्लासी के बाद ऐसा क्या बदला, मतलब क्या चीजें थी जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा पैदा किया। क्या ये सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश विस्तार, उनकी जमीन की नीतियां, लगान का सिस्टम, व्यापार के नियम, प्रशासन का तरीका, इन सब का असर आप देखिए शासकों पर तो पड़ा ही, साथ में सिपाही, जमींदार, किसान, कारीगर, यहाँ तक कि पंडित, मौलवी, मतलब लगभग हर कोई प्रभावित हो रहा था। अच्छा। और ये भी देखिए कि 1757 से 1857 के बीच ऐसा नहीं कि सब शांत था। छोटे बड़े विद्रोह लगातार होते रहे, कभी आदिवासियों के, कभी किसानों के, कभी धार्मिक कारणों से। हाँ, वो लगान वाली बात तो बहुत सुनने में आती है। बढ़ा हुआ लगान, और वो भी तब वसूला जाता था जब अकाल पड़ा हो। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कई बार गुस्सा स्थानीय साहूकारों पर होता था, क्योंकि वो कर्ज देते थे, जमीनें हथिया लेते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें पुलिस का, मतलब कंपनी शासन का, एक तरह से समर्थन मिला होता था। तो वो गुस्सा घूम फिरकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता था। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही अंग्रेजों का जो दखल था सामाजिक, धार्मिक मामलों में, रीति रिवाजों में, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये सब चीजें मिलकर ना एक एक बहुत विस्फोटक माहौल बना रही थी। तो चलिए इन कारणों को थोड़ा और खोलते हैं। आर्थिक पहलू, क्या वो सबसे ज्यादा चुभने वाले थे। हाँ, कह सकते हैं। जो पारंपरिक ढांचा था भारत की अर्थव्यवस्था का, वो पूरी तरह से चरमरा गया था। नई लगान व्यवस्था इतनी सख्त थी कि किसान कर्ज में डूबते चले गए। जमीनें छिन रही थीं और फिर साहूकार या व्यापारी नए जमींदार बन रहे थे। एग्जैक्टली। और सोचिए कारीगरों का, बुनकरों का क्या हाल हुआ होगा। कार्ल मार्क्स ने लिखा भी था 1853 में कि कैसे सूती वस्त्रों की मातृभूमि को ही सूती वस्त्रों से पाट दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे हुआ ये। देखिए, एक तो जो देसी रियासतें थीं वो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, तो कारीगरों को जो संरक्षण मिलता था वो चला गया। हाँ। और ब्रिटेन से जो माल आ रहा था उस पर बहुत कम ड्यूटी। तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए। बिल्कुल। और लोगों का बोझ खेती पर बढ़ता गया। अवध का ही उदाहरण ले। वहां करीब करीब 21,000 ताल्लुकदार थे जिनकी जमीनें जब्त कर ली गईं। सोचिए वहां तो रात कहाँ जाते। बार है। मतलब आर्थिक तबाही तो हर स्तर पर थी। और राजनीतिक तौर पे क्या चल रहा था। वो सायक संधि और डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत, ये सब क्या था। ये बेसिकली राज्यों को हड़पने के अलग अलग तरीके थे। सहायक संधि में क्या होता था कि राज्य अपनी सेना और विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देता था, मतलब अपनी आजादी एक तरह से खो देता था। अच्छा। और व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो तो और भी सीधा था। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य कंपनी हड़प लेगी, गोद लिए बेटे को मान्यता नहीं मिलेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी का शिकार हुई थी, है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और कंपनी पर वादे तोड़ने के आरोप भी बहुत लगते थे। लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। फिर मुगल बादशाह का जो अपमान हो रहा था। लॉर्ड कैनिंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिसों को न शाही उपाधि मिलेगी न लाल किला। उफ, ये तो शासक वर्ग को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। और प्रशासन में भी तो बहुत भ्रष्टाचार था। पुलिस, छोटे अफसर, निचली अदालतें, वहां आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं थी। हाँ, ये बात भी सही है। कई लोग मानते हैं कि कंपनी राज ने भ्रष्टाचार को एक तरह से संस्थागत ही बना दिया था। और एक बड़ी बात यह भी थी कि ये शासन पूरी तरह से विदेशी था। लोगों को लगता था कि उनका राजा तो 7 समंदर पार बैठा है, जिसे उनकी कोई परवाह ही नहीं। इसे अनुपस्थित संप्रभुता भी कहा गया है। तो आर्थिक, राजनीतिक,
प्रशासनिक और फिर सामाजिक धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेजों का रवैया कैसा था भारतीयों के प्रति? उनमें वो नस्लीय श्रेष्ठता का भाव बहुत ज्यादा था। वो खुद को बेहतर और भारतीयों को कमतर समझते थे। फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थीं, जिससे लोगों में ये डर बैठ रहा था कि ये हमारा धर्म बदलना चाहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो सुधार वो ला रहे थे, जैसे सती प्रथा खत्म करना या विधवा विवाह का समर्थन, उनको भी कई लोगों ने अपने धर्म और रिवाजों में दखलंदाजी माना। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है आज, लेकिन उस वक्त की सच्चाई यही थी। लोगों को लगा कि ये हमारे तौर तरीकों को खत्म कर रहे हैं। ऊपर से मस्जिद और मंदिर की जमीनों पर टैक्स लगाना, और वो 1856 का कानून कि अगर कोई धर्म बदल ले तब भी उसे बाप की संपत्ति में हक मिलेगा, इन सब ने शक और नाराजगी को और बढ़ाया। इसी दौरान दुनिया में कहीं और भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर यहाँ पड़ रहा हो? हाँ, जरूर। अंग्रेजों को पहला अफगान युद्ध, फिर पंजाब के युद्ध और क्रीमिया के युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अच्छा। तो उनकी जो एक छवि बनी हुई थी ना कि ये अपराजेय हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो टूटी। लोगों में ये भावना आई कि अरे इन्हें भी हराया जा सकता है। और इन सब बातों का, इन सब कारणों का सबसे ज्यादा असर शायद सिपाहियों पर पड़ रहा था, जो आखिरकार विद्रोह की पहली चिंगारी बने। बिल्कुल सही। सिपाही कोई समाज से अलग तो थे नहीं, वो वर्दी में किसान ही थे। जैसा कहा जाता है, गांव का दुख दर्द, जमीन छीनने की बातें, लगान का बोझ, ये सब उन तक पहुंचता था। हाँ। और फिर उनकी अपनी शिकायतें भी थीं, जैसे धार्मिक मामलों में दखल, कभी तिलक लगाने पर रोक, कभी पगड़ी पहनने पर। छावनियों में पादरियों की मौजूदगी उन्हें खटकती थी। फिर वो 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। हाँ, जिसमें समुद्र पार जाना जरूरी कर दिया था। हाँ, बंगाल सेना के नए रंगरूटों के लिए, और उस जमाने में समुद्र यात्रा करने का मतलब था जाति से बाहर हो जाना। ये बहुत बड़ा डर था। वेतन वगैरह में भी भेदभाव था। बिल्कुल। भारतीय सिपाहियों की तनख्वाह अंग्रेज सिपाहियों से बहुत कम थी। फिर जो सिंध या पंजाब जैसे नए जीते गए इलाके थे, वहां पहले खास भत्ता मिलता था, वो बंद कर दिया गया। अच्छा। अवध का विलय भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि बहुत सारे सिपाही अवध के ही थे। उनके घर की रियासत छीन ली गई थी। नस्लीय भेदभाव, तरक्की के मौके ना मिलना, ये सब तो था ही। और पहले भी तो सिपाही विद्रोह कर चुके थे ना, जैसे वेल्लोर में, बैरकपुर में। हाँ, वो इतिहास भी था। तो ये सब बारूद धीरे धीरे जमा हो रहा था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी बनी वो एनफील्ड राइफल। क्या कहानी थी वो? हाँ, वो बिल्कुल तात्कालिक कारण बन गई। हुआ ये कि एक नई राइफल आई, एनफील्ड। उसके कारतूसों पर एक ग्रीस लगी होती थी, जिसे इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटकर हटाना पड़ता था। ठीक है। अब अफवाह ये फैली कि इस ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब आप सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुसलमानों के लिए हराम। दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठीं। और इसी के साथ वो आटे में हड्डी का चूरा मिलाने वाली अफवाह। हाँ, उसने आग में घी का काम किया। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। और फिर मेरठ में 10 मई 1857 को वो घटना हुई। जी, उससे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले विद्रोह किया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी। फिर मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। तो उन्हें सजा दी गई। हाँ, उन्हें लंबी लंबी सजा सुना दी गई। बस अगले ही दिन 10 मई को उनके साथी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली पहुंचना और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करना, ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम था, है ना? इसने विद्रोह का पूरा चरित्र ही बदल दिया। निश्चित रूप से। बहादुर शाह जफर बेशक बूढ़े हो चुके थे, उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी, लेकिन वो मुगल वंश के वारिस थे, भारत की राजनीतिक एकता के एक पारंपरिक प्रतीक थे। हाँ। उन्हें अपना नेता मानकर विद्रोहियों ने इसे सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रहने दिया, इसे एक तरह से आज़ादी की लड़ाई का रूप दे दिया। बहादुर शाह ने भी दूसरे राजाओं को चिट्ठियां लिखीं कि सब मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। और फिर तो ये आग बहुत तेजी से फैली होगी। कहां-कहां तक इसका असर हुआ? अरे देखते ही देखते दिल्ली तो केंद्र बनी गया। फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेही, बिहार में आरा, ये सब बड़े केंद्र बन गए। विद्रोह अवध, रुहेलखंड, दुआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार के बड़े हिस्सों और पूर्वी पंजाब के कुछ इलाकों तक फैल गया। जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लग रही है, वो है आम नागरिकों की भागीदारी। ये सिर्फ सिपाहियों या राजाओं का विद्रोह नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
किसान, कारीगर, दुकानदार, मजदूर, छोटे जमींदार, यहाँ तक कि साधु संत, मौलवी, बहुत से आम लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि उन लोगों पर भी हमला किया जिन्हें वो अंग्रेजों का पिट्ठू समझते थे। अच्छा। जैसे सूदखोर, साहूकार, नए जमींदार जिन्होंने किसानों की जमीनें छीनी थी। अच्छा। सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए, थानों पर, खजानों को लूटा गया, सारे रिकॉर्ड जला दिए गए ताकि कर्ज का, लगान का कोई हिसाब न रहे। एक आंकड़ा है कि अकेले अवध में जो 1.5 लाख लोग मारे गए, उनमें 1 लाख से ज्यादा आम नागरिक थे। बाप रे! ये तो दिखाता है कि गुस्सा कितना ज्यादा और कितना फैला हुआ था। हाँ, ये जन विद्रोह का रूप ले चुका था कई जगहों पर। तो इस इतने बड़े विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुछ नाम तो आज भी हम सबको याद हैं। हाँ बिल्कुल, कई बहुत ही असाधारण नेता सामने आए। दिल्ली में जैसे हमने कहा, बहादुर शाह तो प्रतीक थे, पर असली कमान जनरल बख्त खान संभाल रहे थे। कानपुर में थे नाना साहेब। हाँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। जी, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उनके साथ तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान जैसे बहुत काबिल लोग थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। बिल्कुल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बहुत बहादुर महिला थी। बरेली में कौन थे? बरेली में खान बहादुर खान थे, जो रोहेलखंड के पुराने शासक के वंशज थे। उन्होंने भी बड़ी सेना खड़ी की। बिहार में तो जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, 80 साल की उम्र में उन्होंने जिस हिम्मत से लड़ाई लड़ी, वो कमाल है। सच में? और फैजाबाद में? मौलवी अहमदुल्ला। हाँ, उन्होंने तो जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। वो भी बड़े प्रभावशाली नेता थे। और जाहिर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी तो जैसे वीरता का पर्याय बन गई है। निसंदेह, जब व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो तात्या टोपे के साथ मिलकर लड़ी, ग्वालियर तक पहुंच गई। और उनकी मृत्यु भी युद्धभूमि में ही हुई। हाँ, और उनकी बहादुरी का लोहा तो अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी माना। उसी ने कहा था कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। एक और नाम आपने बताया था बागपत के शामल का, जिनका जिक्र कम होता है। हाँ, शामल। वो एक स्थानीय जाट किसान नेता थे। उन्होंने 84 देश यानी 84 गांवों के किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने अंग्रेजों की कम्युनिकेशन लाइन काट दी, दिल्ली में जो विद्रोही थे उन तक रसद पहुंचाई और एक तरह की अपनी सरकार, अपना न्याय का सिस्टम चलाया। ये दिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ राजे रजवाड़ों तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल, आम लोगों में से भी नेता उभर रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर जब विद्रोह फैला तो इसका दमन भी उतना ही भयानक रहा होगा। हाँ, अंग्रेजों ने इसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ज्यादा क्रूरता बरती गई। दिल्ली पर सितंबर 1857 में उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके बेटों को तो दिल्ली में ही गोली मार दी गई। शहर में भयानक कत्लेआम मचाया गया, आम लोगों से बदला लिया गया। और बाकी जगहों पर? कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह यही हुआ। कानपुर दिसंबर 1857 तक वापस अंग्रेजों के हाथ में आ गया। लखनऊ में भी काफी लड़ाई के बाद मार्च 1858 तक कब्जा हो गया। झांसी भी जून 1858 से पहले उनके नियंत्रण में आ गया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई तब तक शहीद हो चुकी थीं। नेताओं का क्या हुआ? नाना साहेब, तात्या टोपे? ज्यादातर नेता या तो मारे गए या भागने पर मजबूर हुए। नाना साहेब शायद नेपाल भाग गए, उनका बाद में क्या हुआ ठीक से पता नहीं। तात्या टोपे लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह, बख्त खां, खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब 1859 तक मारे जा चुके थे। बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई। मतलब 1859 के अंत तक विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया। हाँ, ब्रिटिश सत्ता फिर से मजबूती से कायम हो गई, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और इस दमन का जो भी खर्च आया वो भी भारत पर ही लाद दिया गया। इतना बड़ा संघर्ष, इतनी वीरता, आखिर ये नाकाम क्यों हो गया? क्या कारण थे इसकी असफलता के? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ये इलाके काफी हद तक शांत रहे। पंजाब और बंगाल का भी बड़ा हिस्सा इसमें शामिल नहीं हुआ। और समाज के सभी वर्गों ने भी साथ नहीं दिया।
नहीं, बड़े जमींदार जो ताकतवर थे, उनमें से कई अंग्रेजों के वफादार बने रहे। उन्हें लगा कि अंग्रेजों के राज में ही उनकी जमींदारी बची रहेगी। व्यापारी, साहूकार, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, इनका भी बड़ा हिस्सा या तो अलग रहा या अंग्रेजों का समर्थक। और भारतीय राजाओं का क्या रोक था? ज्यादातर बड़े राजा महाराजा जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, कश्मीर, इन सब ने तो अंग्रेजों की मदद की। कैनिंग ने बाद में कहा भी था कि ये शासक तो तूफान में बांध की तरह साबित हुए। हथियारों और संगठन के मामले में भी तो कमी रही होगी। निश्चित रूप से विद्रोहियों के पास ज्यादातर पुरानी बंदूकें, तलवारें, भाले थे। अंग्रेजों के पास नई एनफील्ड राइफलें थीं, बेहतर तोपें थीं और उनके पास टेलीग्राफ था। हाँ, टेलीग्राफ, उससे तो वो बहुत तेजी से खबरें भेज सकते थे, सेनाएं मंगवा सकते थे। बिल्कुल। जबकि विद्रोहियों के बीच आपसी तालमेल की बहुत कमी थी। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक साथ लेकर चल सके। नेता अपने अपने इलाकों में बहुत बहादुर थे, पर उनमें वो रणनीतिक एकता नहीं थी जो अंग्रेज जनरलों में थी। और शायद एक साफ भविष्य की तस्वीर या एक विचारधारा, उसकी भी कमी थी। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। विद्रोहियों को ये तो पता था कि उन्हें अंग्रेजों को हटाना है, लेकिन उनकी जगह क्या लाना है, कैसा राज होगा, कैसा समाज बनेगा, इस पर कोई एक साफ सोच या योजना नहीं थी। अलग अलग लोगों की अलग अलग शिकायतें थी, अलग अलग मकसद थे। वो जो आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना होती है, वो उस समय तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। लेकिन इस पूरी थोड़ी निराशाजनक तस्वीर में एक चीज जो बार बार उभर कर आती है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। जी, वाकई बहुत गौर करने वाली बात है। विद्रोह के दौरान ज्यादातर जगहों पर और ज्यादातर समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जबरदस्त एकता देखने को मिली। जैसे सबने मिलकर एक मुस्लिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। कई जगहों पर जैसे ही विद्रोह कामयाब हुआ, पहला काम ये किया गया कि गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई, ताकि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो। अच्छा। नेता चाहे हिंदू हो, जैसे नाना साहेब या रानी लक्ष्मीबाई, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और सैनिकों में मुसलमान थे। जैसे नाना साहेब के साथ अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में अफगान सैनिक थे। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम उस दौर में सांप्रदायिक झगड़े उतने गहरे नहीं थे जितने बाद में अंग्रेजों ने बना दिए। हाँ, ये संकेत तो जरूर मिलता है कि 1858 से पहले समाज का ताना बाना अलग था। तो फिर इस विद्रोह को आखिर कहा क्या जाए? इस पर तो इतिहासकारों में बहुत बहस है। कोई इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई सिर्फ सिपाही विद्रोह। हाँ, ये बहस बहुत पुरानी और लंबी है। अंग्रेज इतिहासकारों ने तो शुरू में इसे सिर्फ गदर या सिपाही विद्रोह कहकर छोटा करने की कोशिश की। कहा कि ये कुछ स्वार्थी सिपाहियों और नाराज राजाओं का काम था। लेकिन फिर वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सुनियोजित युद्ध कहा। जी। दूसरी तरफ डॉक्टर एसएन सेन जैसे इतिहासकार का मानना था कि ये शुरू तो हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन खत्म हुआ आज़ादी की लड़ाई के तौर पर। उनका ये भी कहना था कि राष्ट्रीय क्रांतियां अक्सर अल्पसंख्यक का ही काम होती हैं। पर आरसी मजूमदार इससे सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि ये न तो पहला था क्योंकि पहले भी विद्रोह हुए थे, न राष्ट्रीय था क्योंकि पूरा देश शामिल नहीं था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि सबका मकसद आज़ादी नहीं था। हाँ, उनका नजरिया काफी अलग था। फिर मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जो इसे विदेशी साम्राज्यवाद और सामंती ताकतों के खिलाफ किसान और सैनिक के गठजोड़ का संघर्ष मानते हैं। हालांकि वो ये भी सवाल उठाते हैं कि ज्यादातर नेता तो खुद सामंती वर्ग से थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मुख्य रूप से एक सामंती विद्रोह कहा, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी रंगत भी थी। तो मतलब कोई एक राय बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद इसे किसी एक लेबल में बांधना ठीक नहीं है। ये सच है कि इसमें वो सारे तत्व नहीं थे जो हम आज एक राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं। ये पूरे देश में भी नहीं फैला। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये सिर्फ चंद सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। इसमें विदेशी राज के खिलाफ एक जबरदस्त नफरत थी, अपनी खोई हुई इज्जत और आज़ादी वापस पाने की गहरी तड़प थी। तो एक तरह से हाँ, एसपी चौधरी ने शायद ज्यादा संतुलित बात कही है कि ये विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग वर्गों के लोगों का पहला संगठित प्रयास था। भले ही ये पूरी तरह कामयाब न हुआ हो, इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नींव जरूर रखी। इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ?
क्या इसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी व्यवस्था ही बदल दी? हाँ बिल्कुल, इसने ब्रिटिश सरकार को एहसास करा दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे भारत पर राज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा और तात्कालिक नतीजा था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या था? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया और भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। और 1 नवंबर 1858 को महारानी की वो मशहूर घोषणा हुई थी। जी हाँ, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग जो पहले वायसराय बने, उन्होंने वो घोषणा पढ़ी। उसमें कई वादे किए गए थे, जैसे अब भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़पा नहीं जाएगा, उनके अधिकारों, उनकी गरिमा का सम्मान किया जाएगा, हालांकि ब्रिटिश सर्वोच्चता बनी रहेगी। और क्या वादे थे? धार्मिक मामलों में दखल न देने का वादा किया गया। कहा गया कि कानून के सामने सब बराबर होंगे और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के भर्ती की जाएगी। पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करने की बात भी कही गई। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए? ज्यादातर वादे कागजी साबित हुए। नौकरियों में भेदभाव जारी रहा। असल मकसद तो ये था कि भारतीय राजाओं और जमींदारों को अपना वफादार बनाकर रखा जाए। जैसा इतिहासकार बर्नार्ड कोहन ने कहा, अब बाहरी शासक अंदरूनी शासक बनने की कोशिश कर रहे थे। सेना में तो बहुत बड़े बदलाव किए गए होंगे, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हाँ, सेना का तो पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। अंग्रेजों ने अब बांटो और राज करो की नीति सेना में खुलकर लागू की। वो कैसे? पहली बात, भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, खासकर बंगाल आर्मी में, जहां से विद्रोह शुरू हुआ था। दूसरा, तोपखाना जैसे जितने भी महत्वपूर्ण हथियार थे वो पूरी तरह यूरोपियों के कंट्रोल में रखे गए। और भर्ती में भी कुछ बदलाव हुआ? हाँ, भर्ती में जानबूझकर ऐसी नीति अपनाई गई कि अलग-अलग जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों का कंसेप्ट लाया गया। गोरखा, सिख, पठान जैसी लड़ाकू जातियों से ज्यादा भर्ती की गई, जिन्होंने विद्रोह दबाने में मदद की थी। कोशिश ये थी कि सेना में फिर कभी एकता ना पनप सके और सेना को आम जनता से भी दूर रखा गया। और अंग्रेजों की जो सामान्य नीति थी भारत के प्रति, उसमें क्या फर्क आया? जो एक सुधारवादी रवैया था पहले, वो खत्म हो गया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीय समाज को बदलने की कोशिश खतरनाक है, तो उन्होंने भारत के रूढ़िवादी तत्वों, राजा, जमींदार, ऊंची जाति के लोग, पंडित, मौलवी, इनसे दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि यही लोग समाज को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब सामाजिक सुधारों से हाथ खींच लिए। बिल्कुल। अब वो कहने लगे कि हम आपके रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जो पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग था, जो सुधार चाहता था, उससे दूरी बना ली गई, उसे शक की नज़र से देखा जाने लगा। और शायद इसी वजह से बाद में इसी वर्ग ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति वो और तेज हो गई। अब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर शक और दूरी पैदा करने की कोशिशें होने लगी। आर्थिक नीतियां कैसे रही? आर्थिक शोषण तो और ज्यादा बढ़ गया। अब बिना किसी डर के ज्यादा व्यवस्थित तरीके से भारत के संसाधनों को लूटा जाने लगा। नस्लीय भेदभाव भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो शक और नफरत की खाई थी, वो और चौड़ी हो गई। वो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली सोच और मजबूत हो गई। एक श्वेत विद्रोह का भी जिक्र आता है, वो क्या था? हाँ, वो एक छोटी घटना थी। जब कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश सेना सीधे क्राउन के अधीन आ गई, तो कंपनी के जो यूरोपीय सैनिक थे, उन्होंने नई शर्त पर सर्व होने पर, खासकर भत्ता बंद होने पर थोड़ा विरोध किया था। आखिरकार उनकी बात मान ली गई थी। तो कुल मिलाकर देखें, 1857 का विद्रोह भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए इसने उनकी शासन प्रणाली और सेना की कमियों को उजागर किया, जिनमें उन्होंने सुधार किए। भारतीयों के लिए इसने विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत मिसाल कायम की। हाँ, इसने लोगों की असल शिकायतों को सामने लाया। ये भी साफ हो गया कि पुराने तरीकों और हथियारों से अंग्रेजों जैसी ताकतवर शक्ति का मुकाबला करना मुश्किल है। शायद इसी वजह से भविष्य के नेताओं ने संघर्ष के नए रास्ते तलाशे, जैसे कि अहिंसक आंदोलन। वाकई 1857 को समझना आज के भारत को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का,
एक बहुत अहम पड़ाव था जिसने आने वाले कल की नींव रखी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे हमने बात की कि पढ़े लिखे भारतीयों का एक तबका शुरू में विद्रोह को पिछड़ा हुआ मान रहा था, उससे अलग रहा। हाँ, लेकिन विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई, उन्होंने इसी तबके में आधुनिक राष्ट्रवाद को हवा दी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1857 की असफलता ने ही एक तरह से उस तरह के राष्ट्रवाद को जन्म दिया जिसने आखिरकार हमें आजादी दिलाई? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर ये कि विद्रोह के समय जो एक जबरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी थी, वो बाद में क्यों और कैसे कमजोर पड़ती चली गई? इसके पीछे क्या कारण थे? यकीनन 1857 आज भी हमें बहुत कुछ सोचने और समझने को देता है।